जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका तर्क आईएसपीसीएस चैनल पे। मेरा नाम है शिवांश और आप सब जानते हैं कि एनवायरमेंट पीटी 365 की सीरीज ऑफ लेक्चर चल रहे हैं और आज हम अपने नए चैप्टर क्लाइमेट चेंज की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज देखो। क्लाइमेट चेंज में एक तो बहुत आपने नाम सुना होगा, जीएचजी, ग्रीन हाउस गैस। अब ये ग्रीन हाउस गैस के बारे में पहले हम थोड़ा जान लेते हैं, भले ही इसमें एनवायरमेंट में ये चीज नहीं दी है, बट हमारा काम है कि इसको हम बेसिक से कवर करते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस के सबसे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन सा है? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर दूसरा है आपका मीथेन जिसको CH4 भी बोला जाता है, मीथेन, और तीसरा है आपका NO2, नाइट्रोस ऑक्साइड। ठीक है। अब इसके कॉसेस क्या क्या है? इसके कॉसेस देखो दोस्तों, मतलब इसके कॉसेस ऐसे है कि कुछ चीज आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो और कुछ चीज आप प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हो। कौन कौन सी है? अभी जैसे कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, अभी डायरेक्टली तो बंद नहीं हो रहा, लेकिन अलग अलग जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब चीजों से आ रहा है। और फिर बाद में जैसे डिफॉरेस्टेशन, इसके कंट्रीब्यूटर हम ही है, क्योंकि एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए हम कर रहे हैं। और अनदर 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 प्रैक्टिस जैसे इंडस्ट्रियल और ये अलग अलग जो भी फैक्ट्रीज ओपन कर रहे हैं, तो वो सब जो है, इन सब के वजह से ग्रीन हाउस गैस एक पर्टिकुलर राइज पे बढ़ गया। और इसी के चलते बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, उनके इनिशिएटिव्स है, और ऐसे ऐसे हर एक तरह से स्टेप लिया जा रहा है। तो आज उसी के बारे में कौन कौन से स्टेप लिए गए वो सब के बारे में हम जानते हैं, ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले है एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये क्या चीज है? इंडिया ने सबसे पहले तो अपना 2015 में दिया था। एनडीसी मतलब ऐसा है कि मेरा जो रिकॉर्ड है और आपका जो रिकॉर्ड है, जैसे बहुत सारे 3-4 पार्टी है इधर, ठीक है, 1 2 3 4 ये पार्टी है। तो ये क्या करते हैं, 5 साल में अपना डेटा ला करके देखते हैं कि इन्होंने अपने क्लाइमेट चेंज में क्या प्रोग्रेसिव स्टेप उठाए। और जैसे कि इन्होंने जैसे कोई एक कॉमन गोल रखा था, तो उसमें इनका कितना प्रोग्रेस है, और अगर प्रोग्रेस है तो उस अचीवमेंट को कौन से स्टेप से हुआ, तो उसको शेयर करके, ताकि वो सब में एक इक्विटेबल बेनिफिट आ सके। ठीक है। तो एनडीसी इसी चीज के लिए बना था मेजरली, और ये 5 साल में एक बार होता है। ठीक है। एनडीसी कंसेप्ट क्लियर। अब देखो क्वांटिटेटिव टारगेट 2030 के लिए क्या है। सबसे पहला है रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी फ्रॉम 2005 लेवल। मतलब देखो जीडीपी का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन या फिर जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये सबको रिड्यूस करना है एक पर्टिकुलर परसेंटेज के टारगेट पे। तो 2015 में लिया था कि 33 से 35% पे लाएंगे, और अभी इसको 2022 में अपडेट किया कि 45% पे इसको रिड्यूस करना है। ठीक है। कब तक? 2030 तक। ये अपना पहला है। और ये देखो इसका अचीवमेंट तो ये तो अच्छा हुआ कि 2005 2019 के बीच में 33 तक पहुंच गया। ठीक है। अब दूसरा क्या है, क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी। अभी फॉसिल फ्यूल बेस्ड पे जो भी है उस पे डिपेंडेंट ना होकर के नॉन फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड करना। ठीक है। इसका टारगेट था 2015 में कि इनको 40% तक लाना है 2019 तक। अभी इन्होंने इन्होंने ये चीज 2023 में लाया, जो कि 43.8%, अराउंड 44 तक ये पहुंच गए, मतलब अपने टारगेट से आगे थे। अब इनका टारगेट हो गया 2030 तक 50% तक लाना। ठीक है। वैसा ही है इनका कार्बन सिंक। कार्बन सिंक वो होता है कि जैसे कार्बन बहुत ज्यादा राइज हो रहा है, तो उसमें ट्री लगाना या फिर कुछ भी करके उस चीज को, कार्बन को सोक करना, एक स्पॉन्ज जैसा काम करता है। तो इसमें क्या, एडिशनल फॉरेस्ट और ट्री कवर। ठीक है। अब इसका ये था कि 2.5 to 3 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना इनको सिंक करना है। तो फिर अभी वही सेम है, क्योंकि ये अचीव नहीं हुआ। ठीक है। इसमें से 3 में से 2 अचीव हुआ, लेकिन कार्बन सिंक का जो था वो अचीव नहीं हुआ, तो वो टारगेट कंटिन्यू रखा है। अभी देखो ये एक लाइफ है जो 2022 में इसी के साथ मास मूवमेंट था, और ये भी मेजरली इन्हीं चीजों को ही लेकर के स्टार्ट किया था। जैसे कि ग्रीन हाउस गैस, इसको कंट्रोल करना, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट इतना ज्यादा हो रहा है उसको रिड्यूस करना। तो फिर इसीलिए, ताकि जो कि हम लोग का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो सके और हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक है। अब इंडिया ने इसी से रिलेटेड एक इनिशिएटिव लिया था, पंचामृत COP26। अब आप मेरे को ये बताओगे कि ये कौन से ईयर में हुआ था। ठीक है। ग्लासगो में हुआ था, ये तो है, लेकिन कौन से ईयर में, ये आपको बताना है। और आगे भी इसके बहुत सारे COP आने वाले, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बहुत सारे, 7, 1, फिर बाद में 6 कौन सा था, 21, 28, हर एक चीज आएगा।
देखो सबसे पहला था इसका कि रीच 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030। दूसरा, मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब जो चीज रिन्यू हो सकती है बिना किसी हार्म इम्पैक्ट के, ठीक है। तीसरा है कि रिडक्शन ऑफ टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ टू 2030, ठीक है। फिर रिडक्शन ऑफ द कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 45% बाय 2030, कि जो 2005 में लेवल था उसको उसके अकॉर्डिंगली 45% जो है 45% उसमें रिड्यूस करके इसको 2030 तक लाना है, ठीक है। और इसका चौथा है कि अचीविंग द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन बाय 2070। ये बहुत डिफिकल्ट है और जहां तक कि बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसा है जो कि कह रहे कि जो इनका टारगेट है पंचामृत का या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 2070 तक होने के कोई भी चांस दिखते ना नजर आ रहे। क्यों? क्योंकि इतने एमिशन होते जा रहे, इतने डेवलपिंग चीजें होते जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ट हो रहा है, तो उन चीजों के वजह से ये इसका रिडक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। अब इंडिया लॉन्ग टर्म लो कार्बन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, ये इंडिया की LTLDC एक स्ट्रेटेजी है जो UNFCCC। अब UNFCCC कब आया था? 1994 में आया था। पास तो हो गया था 1992 में, लेकिन ये आया था 1994 में, ठीक है। उसकी भी हम डिटेल जानेंगे आगे चल के। इंडिया अपना 2022 में सबमिट किया था ये स्ट्रेटेजी, और इसने ये बोला था कि इसको फाइनेंशियल रिसोर्स रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये डेवलपिंग नेशन है, ठीक है। अब जो भी डेवलपिंग नेशन है वो हमेशा डेवलप्ड नेशन की ओर एक आशा भरी नजर से देखता है कि भाई हमको फंडिंग मिलेगा तो फिर हम उस फंडिंग से अपने इसमें जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है या फिर कोई भी फैक्टर्स है उस पर हम अपना वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसने बोला था कि हम रिन्यूएबल पावर प्लांट इंस्टॉल करेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने ट्रांसमिशन ग्रिड को, और फिर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा मेजरली मोटा मोटा आपका NDC। अब आते हैं हमारे सबसे मेजर टॉपिक UNFCCC COP29। तो पहले तो हम इसमें ये जानते हैं कि ये हुआ कहाँ था। ये आपका हुआ था अजरबैजान, जो कि बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक है। और COP30, एक मिनट, हाँ COP30 कहाँ होने वाले? COP30 होगा आपका ब्राजील में, और COP31 आपका कहाँ होगा? या तो ऑस्ट्रेलिया में होगा या तो टर्की में होगा, ठीक है। अब इन दोनों में बात चल रही है, मेजरली तो इन्हीं के बीच में होना है, लेकिन इन केस जैसे कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर तीसरे कंट्री में भी लिया जा सकता है। क्या इंडिया में कोई COP हुआ है? हुआ है 2002 में दिल्ली में हुआ है, ठीक है। अब इसका पहला मीटिंग हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995, ठीक है। 1994 में इसका फॉर्मेशन हो गया था और 1995 में पहला COP आया था, ठीक है। ये आपको याद हो गया। अब COP बना क्यों है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव ये है दोस्तों, जैसे ग्रीन हाउस गैस इतना बढ़ रहा है, एमिशन इतना बढ़ रहा है, उससे वाइल्ड लाइफ से लेकर के ह्यूमन लाइफ तक हर एक जगह इम्पैक्ट होते जा रहा है, ठीक है। और ये लगभग कभी रुका नहीं है, एक बोलते हैं ना वास्ट परसेंटेज से ही पेस पे ये फटाफट बढ़ते ही जा रहा है और ये रुक रहा ही नहीं है। तो इसके लिए ये सबको एक लिमिट करने के लिए ये लाया गया। अभी ये जो हुआ था आपका COP29 जो अजरबैजान में हुआ था, इसने ना कुछ गोल्स निकाले। पहला तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जो और जिसको बाकू फाइनेंस गोल भी बोला जाता है। ये क्या बोले कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है ना, उनके ऊपर बोला है कि आपको फाइनेंसिंग क्लाइमेट एक्शन के लिए इनका एक टारगेट दे दिया कि आपको फाइनेंस करना है क्लाइमेट एक्शन को। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्री है, जैसे कि मैंने बताया, वो फिर से एक डेवलप्ड कंट्रीज की ओर नजर रखते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसमें ना ट्रिपल फाइनेंस कर दिया कि USD 300 बिलियन एनुअली बाय 2035। ट्रिपल फाइनेंस केस का रख दिया। पहला था इनका तो 100 बिलियन का, लेकिन अब इन्होंने कर दिया इसको 300 बिलियन। फिर इसको मोबिलाइज करने बोला $1.3 ट्रिलियन एनुअली बाय 2035। अब ये पब्लिक से आए चाहे प्राइवेट से आए, ठीक है। और है इसका कार्बन मार्केट्स एंड आर्टिकल 6। अभी इसमें ना ये देखो आर्टिकल 6 ना बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि इसमें अपना जैसे कार्बन की ट्रेडिंग होती है, हम वैसा देखने वाले कि कार्बन मार्केटिंग कैसे होता है। और इसमें दो मेजरली है, मार्केट सोर्स और नॉन मार्केट सोर्स। कौन सा है अभी हम जस्ट देखने वाले थोड़ी देर में। अब ये पेरिस एग्रीमेंट से आया। पेरिस एग्रीमेंट से क्या है वो आगे देखने वाले, इंटरनेशनल कार्बन मार्केट की कार्बन सिंक कैसे होता है, फिर उसको सेल और ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, वो चीज। अब ट्रांसपेरेंसी ये बोला है कि आप अपने में, वही मैंने जैसे बताया कि आप अपना करिए, हम अपना करते हैं, फिर जिसका जो भी रहेगा
वो पूरी ऑनेस्टी के साथ बताएगा कि किसने कितना इंप्रूव हुआ, किसके यहाँ पे कितना डिग्रेड हुआ, पूरा ट्रांसपेरेंसी रखना है ताकि उससे मिटिगेशन और अडाप्टेशन एफर्ट्स बढ़ सके और जीएचजी एमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, इसी को बोला है एनहांस ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क। ऑलराइट, अभी इसका फर्स्ट सबमिशन बायनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हुआ 13 कंट्रीज के साथ में पेरिस एग्रीमेंट। अब बाकू डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी एंड बाकू ग्लोबल क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म लॉन्च टू सपोर्ट फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ईटीएफ। ये प्लेटफॉर्म है इसका, ये दोनों बाकू ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी प्लेटफॉर्म और ये क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी दोनों एक जैसे ही। ठीक है, अब अडेप्टेशन के लिए इन्होंने क्या किया, बाकू अडेप्टेशन रोड मैप, अपना एक रोड मैप डाला जो आर्टिकल 7 में आएगा। देखो ये याद रखना आपको कि आर्टिकल 6 जो है आपका वो कार्बन के ट्रेडिंग या कार्बन मार्केटिंग में आ रहा है और आर्टिकल 7 जो है आपका बाकू अडेप्टेशन रोड मैप पे आ रहा है। ठीक है, अब बाकू का हाई लेवल डायलॉग भी है अडेप्टेशन को लेकर के। अब यूएई फ्रेमवर्क पे बनाइए, यूएई फ्रेमवर्क पे ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, और ये किसके लिए, ये इस्टेब्लिश भी कर रहा है सपोर्ट प्रोग्राम किसके लिए, जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज है ना उनके लिए खास तौर पे ये मीडियम और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज प्रोवाइड करेगा और उनकी एक प्रायोरिटी सेट करेगा कि आपको यहाँ पे फोकस करना है, आप यहाँ पे फोकस करेंगे तो इतना अच्छा इंप्लीमेंटेशन इसका निखर के आ सकता है। इसके बाद में अब इंडिजिनियस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटी। देखो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो पीपल और लोकल कम्युनिटी जब आती है तो वहां पे सबसे पहले तो ट्रेडिशनल नॉलेज एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसके ना 3 फोकस एरिया भी वैसे ही है कि नॉलेज एक्सचेंज। ठीक है, अभी लोकल कम्युनिटीज है तो उनसे अच्छा हिस्ट्री तो भाई हमको भी पता नहीं होगा क्योंकि लोकल उस चीज को अच्छे से पहचानते हैं। तो पहले तो नॉलेज एक्सचेंज, दूसरा कैपेसिटी बिल्डिंग ताकि इंगेजमेंट अच्छा हो सके और इंगेजमेंट अच्छा होगा तो फिर वहां पे एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा होगा। ठीक है, और दूसरा है इंटीग्रेटिंग डाइवर्स वैल्यू एंड नॉलेज सिस्टम इनटू क्लाइमेट पॉलिसीज। ठीक है, ये सब एक दूसरे में इंटरलिंकिंग है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे। अब देखो ये चीज आया कहां से था, ये अडॉप्टेड बाकू वर्क प्लान। ठीक है, अभी रिन्यूड मैंडेट टू फैसिलिटेटिव वर्किंग ग्रुप फॉर लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजिनियस पीपल, ये हो गया। और ये COP24 आपका कहां हुआ था, कैटोविस पोलैंड में हुआ था। कौन से ईयर में हुआ है, सर्च करो, आज मैं आपको बहुत ईयर सर्च कराने लगाऊंगा। ठीक है, और ये जितना भी आप पढ़ ले रहे हो ना, देखो इसका आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन इतना याद रख लो कि कौन सा किस जगह पे हुआ और कौन सी ईयर में हुआ है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। अभी जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, ये क्या है, लीमा वर्क प्रोग्राम। लीमा कहाँ पे आता है आपका, पेरू में, पेरू कंट्री में। ठीक है, अब ये COP25 के टाइम पे है, COP25 पेरू में, COP24 आपका पोलैंड में हुआ। देखो ऐसा ही हो रहा है सब। और ये 2014 में, सॉरी COP20 पेरू में था, बाय मिस्टेक हो गया। लीमा वर्क प्रोग्राम जेंडर और क्लाइमेट चेंज पे अनदर 10 इयर्स के लिए था। 5 ईयर एनहांस्ड लीमा वर्क प्रोग्राम, इन्होंने 5 इयर्स जो था जेंडर और उसके जो जेंडर एक्शन प्लान है उसको इन्होंने लॉन्च किया COP25 में। ठीक है, अब देखो अगर ये जो भी बॉक्स है ना आप इसको ना कनेक्ट करो, ये आपका ना होमवर्क है, क्योंकि अगर आप इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लिए ना सबको, तो फिर मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको पूरा रट्टा याद होना चाहिए, इसलिए कह रहा हूं कि एटलीस्ट अगर आप इसको ऊपर नीचे भी लिखोगे ना फिर भी इंटरलिंकिंग होगा। जैसे NCQG के बाद आप सीधा अडाप्टेशन का पॉइंट लिख रहे हो, फिर भी इसमें आपका फायदा ही है, लेकिन इससे क्या होगा, आप मेंस तक के लिए प्रिपेयर्ड रहोगे। ठीक है, इशू अभी इसमें कौन सा पेंडिंग है, डेडलॉक ऑन मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। यही है इसमें कि जो NDC था ना उसने अब पोस्टपोन कर दिया COP30 पे, इसका जो भी वर्क प्रोग्राम था जो फॉसिल फ्यूल रोल को लेकर के था इसको पोस्टपोन कर दिया। तो ये किसका इशू पेंडिंग है। ठीक है, और ये अच्छा साइन नहीं है। अब देखो UNFCCC के बारे में मैं बोला था बताऊंगा, तो उसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। अडॉप्ट तो ये हो गया था 1992 में, लेकिन अर्थ समिट में जो अडॉप्ट हुआ था रियो डी जेनेरो में, वो फोर्स हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है बॉन, जर्मनी। बॉन कन्वेंशन मैंने बोला था आप लोग को अपने पिछले लेक्चर में कि इसको याद करना कि बॉन कन्वेंशन है क्या। जिसको याद हो गया वो आप सबसे 4 कदम आगे, और जिसको नहीं याद हुआ अब याद कर लो, अब तो हो जाएगा क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार दरवाजा नहीं खटखटाती भाइयों। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये स्टेबलाइज करेगा ग्रीन हाउस गैस के कॉन्सेंट्रेशन को और जो भी डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस है ना क्लाइमेट सिस्टम में उसको रोकेगा। इसके लिए था मेजरली ग्रीन हाउस गैस के लिए। ठीक है, मेंबरशिप 198 पार्टी से इंडिया को इंक्लूड करके। अब इसके 2 इंपॉर्टेंट कौन से थे, एक तो क्योटो प्रोटोकॉल
और दूसरा पेरिस एग्रीमेंट। दोनों हम धीरे धीरे देखेंगे आगे, सबका इसमें आएगा। तो पहले क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था, यह था आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कंट्रोल करने के लिए। पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में आया था, इसका यह था कि 2 डिग्री सेल्सियस से हम 1.5 डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। ठीक है, अब इसी पे बता दो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए था, और मिनामाटा कन्वेंशन क्या था। ठीक है, ये दोनों प्रीवियस ईयर में इतनी बार पूछे गए कि आपको मुंह पे याद होना चाहिए। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट कर दे। अब की इनिशिएटिव्स क्या लिए गए देखो, कि मीथेन को रिड्यूस करना ऑर्गेनिक वेस्ट के इससे। ठीक है, अब देखो इसमें ना मैं फटाफट आपको कवर कर रहा हूं क्योंकि ये एज इट इज है, इसमें कुछ कंसेप्ट का है नहीं, ये आपके रीडिंग से ही आपको याद होने वाला है। ठीक है, मीथेन को ऑर्गेनिक वेस्ट डिक्लेरेशन से, इसके कौन, यूएनईपी सीसीएसी मतलब क्लीन एयर कोalition। अब इसमें आपको कुछ दांव पेच लगाने की जरूरत नहीं है, जो है एज इट इज आपको लिखना है। इसके सिग्नेटरी 35 कंट्री है इंडिया को लेकर के। ठीक है, और ये 47%, ये सब मेंस के पॉइंट है, लेकिन आप इसमें याद रख सकते हो सीओपी 26 में आया था। और ये ग्लोबल एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड्स प्लेज 1500 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज, जो कि पावर सेक्टर में, और इसने 2030 तक का अपना टारगेट सेट किया। ये क्या बोल रहा है कि ग्लोबल ग्रिड डिप्लॉयमेंट 25 मिलियन किलोमीटर तक का ये ग्रिड लगाएंगे। अच्छा प्लेज है। ग्रीन एनर्जी प्लेज, ग्रीन एनर्जी जोन कॉरिडोर, हाइड्रोजन डिक्लेरेशन, बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव फॉर फार्मर्स। देखो हाइड्रोजन का भी ना बहुत बेकार रोल रहा है ग्रीन हाउस गैस में, क्योंकि ये ना अलग ही एक अपना, इसका ना अगर सिर्फ हाइड्रोजन है और वो एज अ गैस घूम रहा है तो फिर ये ग्रीन हाउस गैस को बूस्ट करेगा, लेकिन इसको कैसे इन लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं ना क्लीन हाइड्रोजन की वजह से, तो फिर उससे ग्रीन हाउस गैस जो है रिड्यूस हो। ठीक है, फिर बाकू हार्मोनिया क्लाइमेट, ये सब आप खुद ही पढ़ लो। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड, अभी देखो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ साथ इन सब चीजों में भी मेरा टाइम जाए, क्योंकि ये सब चीज आपके पढ़ने से ही आने वाला है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट, तो फिर आप मेरे को कमेंट करके रख दो, मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से कौन सा पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा पॉइंट और कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप इसको एक बार देख लेना। ठीक है, ये तो देख लेना कि पैक्ट एग्रीमेंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट था बहुत ही ज्यादा। तो अब इंडिया का क्या रोल रहा है सीओपी 29 में, वो देखते हैं। इंडिया ने अपने क्लाइमेट नेगोशिएशन को लेकर के इसमें बात किया था, और इंडिया ना थोड़ा रूट के आया इस बार, क्या है वो देखते हैं। proposed a goal of 1.3 trillion annually under NCQG, ठीक है, नेशनल कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, विथ 600 बिलियन कमिंग फ्रॉम ग्रांट्स और इक्विवेलेंट रिसोर्सेज। ये जो 1.3 ट्रिलियन है, अब इसमें से 600 बिलियन जो है ग्रांट से आएगा या फिर अलग अलग रिसोर्सेज से आना है। ठीक है, मतलब लगभग अराउंड 45 to 48% ये ग्रांट्स और इक्विवेलेंट रिसोर्स से आएगा, बाकी 52% के अराउंड जो है इंडिया खुद दे रहा है। अब अपोज्ड चेंजेस टू मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम, ठीक है, टू ऑल्टर द टेम्परेचर गोल। मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम को COP 30 तक के लिए पोस्टपोन जो किया था, उसके लिए ये अपोज किया, जो कि पेरिस एग्रीमेंट का एक गोल था। ठीक है, अब इंडिया ने वही बोला कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है ना उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए, ताकि डेवलपिंग कंट्री जो है इसके ट्रांजिशन में आगे मतलब बढ़ सके। देखो अगर ये आपको याद नहीं होता ना डेवलपर डेवलपिंग का, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। मतलब जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज, अब जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो कभी तो डेवलपिंग होगी, और जो आज के समय पे डेवलपिंग है वो उस समय पे तो अंडर डेवलप्ड होगी। तो जब डेवलपिंग कंट्रीज अपना ग्रोथ बना रही थी तब तो ये अंडर डेवलप्ड कुछ भरे नहीं, और डेवलपिंग कंट्रीज ऐसे फ्री फंड में ग्रोथ हो गया। अब जो अंडर डेवलपिंग डेवलपिंग में जा रहा है उनका क्या हो गया कि भाई वो तो डेवलप हो रहे साथ में उसकी भरपाई भी कर रहे हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज आप भी अपना भरो, ताकि आपका पुराना वाला यहाँ पे छुट्टा हो जाए। ठीक है, अब अपोज्ड फॉलो अप मैकेनिज्म फ्रॉम ग्लोबल स्टॉक टेक आउटकम्स, क्रिटिसाइज द यूएई डायलॉग टेक्स्ट फॉर इट्स लैक ऑफ कनेक्शन टू फाइनेंस इम्बैलेंस एंड मिटिगेशन सेंट्रिक लैंग्वेज। यूएई को क्रिटिसाइज कर दिया इसने, और ग्लोबल स्टॉक टेक जो भी था उसके मैकेनिज्म पे इसने सवाल उठाया। अभी स्टॉक टेक क्या होता है वो देखो। स्टॉक टेक क्या है कि वो प्रोसेस है कंट्रीज का, कि वो देखते हैं कि कलेक्टिवली क्या उनका प्रोसेस हो रहा है 5 साल के अंदर अंदर। वही मैंने जो बताया ऊपर ट्रांसपेरेंसी वाले पॉइंट पे, एग्जैक्ट वही चीज। तो फिर मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ना कि वो चीज है कि जो आपको लगे कि 2-3 अलग अलग है लेकिन वो एक ही रिपीट हो रही है, तो वही चीज है ये। अभी कॉल्ड फॉर क्लियर इंडिकेटर्स टू मेजर प्रोग्राम ऑन एडाप्टेशन, और इसने अपोज किया थर्ड पार्टी डेटाबेसेस को।
ठीक है। अब ये जरूरी भी था थर्ड पार्टी डेटाबेस को अपोज करना, क्योंकि भाई आजकल देखो एआई का भी ऐसा रोल है कि कुछ देखा नहीं जा सकता, सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर के या फिर कोई भी इश्यूज को लेकर के इसने अपोज किया, ठीक है। और इसने सपोर्ट किया है कि बाकू रोड मैप जो है उसको इसने सपोर्ट किया कि हाँ भाई सही है, बढ़ना चाहिए। अब इंडिया के कौन कौन से साइड इवेंट्स है देखो, पहले तो डीआरआई सीडीआरआई के साथ में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने बोला कि $8 million फॉर 12 स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स प्रोजेक्ट अनाउंस्ड, ठीक है। लीड आईटी मीट को होस्टेड विद स्वीडन, स्वीडन के साथ में इसने अपनी लीड आईटी मीट की है। वो क्या करेगा कि लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशन को एक्सिलरेट करेगा, बूस्ट करेगा, कि जो लो कार्बन मतलब कि जो इंडस्ट्री कम कार्बन एमिट कर रही है तो उससे ग्रीन हाउस गैस कम होगा, तो फिर उसी इंडस्ट्री को बोले कि हम वो इंडस्ट्री डालते हैं जो एक अच्छा आउटपुट भी दे और एनवायरमेंट के लिए अच्छा भी प्रूवन हो। एनर्जी ट्रांजिशन विद द ग्लोबल साउथ, अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्पॉटलाइटेड सोलर एनर्जी रोल इन डेवलपिंग नेशन एनर्जी शिफ्ट। अब इसमें ये मेरे को बताओ कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन से ईयर में आया था। मैं बोल रहा हूँ कि आपको इस बार बहुत ईयर में याद कराने वाला हूँ। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कौन से ईयर में आया था, देखो ये आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस इस प्रोग्रेस अचीवमेंट पे है ना कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में, इंडिया में कहाँ पे, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है। और अदर्स क्या, इंडिया स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप सेम एज अबव। अब देखो आर्टिकल 6 आ गया भाई, मैं बोला ना बहुत अच्छा है। अब देखो कार्बन मार्केट, अब कार्बन में भी मार्केटिंग हो रही है, क्या है, आफ्टर अ डेकेड ऑफ नेगोशिएशन रूल्स कार्बन ट्रेडिंग अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट हैव बीन फाइनलाइज्ड, जो कि आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारे डिस्कशन चल रहा था कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो फाइनली अब अप्रूव हो गया, ठीक है। अब क्या प्रोवाइड्स मैकेनिज्म, अब देखो पहले तो ये जानते कि दो दो अप्रोच है इसके, मार्केट बेस और नॉन मार्केट बेस। पहले तो हम ये पढ़ते कि कार्बन मार्केट होता क्या है। कार्बन मार्केट वो ट्रेडिंग सिस्टम है जिसमें एक एंटिटी, नेशन भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो कार्बन क्रेडिट बाय करती है, ठीक है, टू ऑफसेट देयर ग्रीन हाउस गैस। कार्बन क्रेडिट मतलब ऐसा मान लो कि ऐसा कोई लोन ले रही है जिससे उनके ग्रीन हाउस गैस कम हो रहे हैं, ठीक है, बाय सपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स दैट रिड्यूस और रिमूव एमिशंस, ठीक है। अभी जैसे सपोज कोई दो कंट्रीज है, एक ए कंट्री है और एक बी कंट्री है, तो फिर ए कंट्री के यहाँ पे ना ग्रीन हाउस गैस बहुत ज्यादा बढ़ गया और बी कंट्री ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लाई है जो ग्रीन हाउस गैस अच्छे एक लेवल पे या फिर मीडियम पेस पे वो रिड्यूस कर रही है, तो ए बोलता है कि मुझे आपका कार्बन क्रेडिट दे दो ताकि मैं अपना ग्रीन हाउस गैस कम कर सकूं, तो फिर बी वही चीज कर देता है। इसी को बोलते हैं कार्बन मार्केटिंग और कार्बन क्रेडिट, यही बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ए ने कार्बन क्रेडिट लिया, मतलब जैसे क्रेडिट कार्ड यूज होता है सेम उसी तरह ही है, और ठीक है। तो अब क्या है इसका कार्बन ट्रेडिंग, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में 1997, तब से बात चल रही है, तब से बहस चल रही है कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो अब जाके अप्रूव हुआ। तो फिर इसका मतलब ये है कि जब इतनी देर से बहस चल रही है तो भाई इंपॉर्टेंट तो है, पूछेगा है, ये जरूर पूछेगा। अब इसमें ना नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच पढ़ लेना एक बार, क्यों, क्योंकि ये प्रमोट करता है मिटिगेशन और अडाप्टेशन को। इसमें यह बोलता है कि नो ट्रेडिंग ऑफ एमिशन रिडक्शन इज इन्वॉल्व मोर देन वन पार्टिसिपेटिंग पार्टी, एक के साथ नहीं करेगा, कम से कम एक तो होना ही चाहिए या फिर एक से ज्यादा होना चाहिए। अब देखो मार्केट बेस्ड अप्रोच क्या बोलता है, 6.2 जो है आपका डिसेंट्रलाइज्ड है और 6.4 आपका सेंट्रलाइज्ड है। तो पहले सेंट्रलाइज पढ़ते हैं कि ये क्या बोल रहा है कि पेरिस एग्रीमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म, ठीक है, ये ग्रीन कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश करेगा जो सेंट्रलाइज्ड है। और बेसलाइन एंड क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म क्या है देखो, अभी सपोज एक थ्रेशोल्ड है 30 तक का, ठीक है। अब यह है कि इसके आपका जो भी एक रेंज है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, यहां तक रखो, यहां तक रखो, या फिर यहां तक, इधर तक, आप इधर भी पहुंच जाओ एकदम नजदीक, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये बेसलाइन है, ठीक है। और इसके ऊपर जा रहे हो अगर तो फिर आपको उसका भरपाई करना पड़ेगा। तो बेसलाइन एंड क्रेडिटिंग मैकेनिज्म यही है कि यू गेट रिवॉर्ड फॉर गुड थिंग्स, और फिर अगर उसके ऊपर जा रहे हो तो आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। और ये क्या है, ट्रेडिंग ऑफ आईटीएमओ एमिशन रिडक्शन एंड रिजल्ट फ्रॉम मिटिगेशन एक्शन, और फिर करस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट इन एनडीसी आर मेड ऑन ट्रेड ऑफ आईटीएमओ, जो भी एनडीसी रहेगा उसका जो भी एडजस्टमेंट करेगा वो यही करेगा, इंटरनेशनल ट्रांसफर्ड मिटिगेशन आउटकम, ठीक है। तो आपको इसमें यह याद रखना है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है 6.2 और आईटीएमओ एक है,
सेंट्रलाइज में आपको रखना है कि PSEM एक चीज होता है और ग्लोबल कार्बन मार्केट एक होता है, और नॉन मार्केट में ये रखना है आपको कि ये प्रमोट करता है मिटिगेशन एडॉप्शन को, ठीक है, और मोर देन वन पार्टिसिपेटिंग पार्टी चाहिए। ये हो गया आपका आर्टिकल 6। अब इसके कुछ दाव पेच देखते हैं क्या है ये कि 6.2 आर्टिकल 6.2 क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मेड फॉर 3 डिफरेंट केसेस बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टारगेट मेजर्ड इन NDC। तो पहला तो ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक, दूसरा नॉन ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक, और तीसरा पॉलिसीज एंड मेजर। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक क्या है कि इकोनॉमिकली और आपने क्या एफर्ट मारे उसके ऊपर, और फिर बाद में वो कितना रिड्यूस हुआ है वो। अभी नॉन ग्रीन हाउस गैस मैट्रिक्स कैसे है कि आपने रिन्यूएबल एनर्जी में कितना पुश किया है, ठीक है वो। और पॉलिसी और मेजर तो ये है कि आपका इनिशिएटिव्स क्या है, ठीक है। अब कार्बन ट्रेडिंग तो हमने देखा कि कार्बन ट्रेडिंग होता क्या है, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट दोनों के इसमें अलग अलग क्या है, इसके डिफरेंस क्या एस्पेक्ट्स में वो देखते हैं। तो पहला है स्कोप ऑफ पार्टिसिपेशन। यह क्या बोल रहा है कि लिमिटेड टू डेवलप्ड कंट्रीज। क्योटो प्रोटोकॉल बोल रहा है कि डेवलप कंट्री ही करेगी, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट बोल रहा है कि सब करेंगे भाई, सबका इक्वल हकदार है, सब डेवलप हो रहा है आजकल, और डेवलप भी कहीं ना कहीं खुद को और डेवलप कर रहा है, तो फिर इसका सबका रोल है। एनवायरमेंट इज फॉर ऑल, तो कंपनसेट भी सभी करेंगे। अडाप्टेशन फंडिंग क्या है, शेयर ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम CDM प्रोजेक्ट्स डायरेक्टेड टू द अडाप्टेशन फंड। अब CDM क्या होता है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो CDM प्रोजेक्ट रहेगा ना वो अडाप्टेशन फंड में उसका शेयर जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है पेरिस एग्रीमेंट की 5% ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम आर्टिकल 6.4 ट्रांजेक्शंस। अभी हमने देखा था 6.4 क्या है, सेंट्रलाइज्ड। देखा पेरिस एग्रीमेंट आ गया, ग्लोबल अडाप्टेशन फंड, तो फिर ऐसे ही स्वाइप करते करते पढ़ो, याद हो जाएगा। मार्केट स्कोप क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड मैकेनिज्म, CDM और जॉइंट इंप्लीमेंटेशन है उस चीज का, और इसमें क्या है कंबाइंस मार्केट बेस्ड नॉन मार्केट बेस्ड अप्रोच। अब इसकी लीगेसी क्रेडिट क्या है, अलाउड यूज ऑफ ओल्डर क्रेडिट, मतलब कि जैसे कि पिछले फंड में आपके कुछ पैसे बच जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको अगले प्रोजेक्ट में उसको यूज कर सकते हो, ये इसका। लेकिन इसका एक कंसर्न है कि ओवर सप्लाई, इसका ओवर सप्लाई कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी दूसरे लोगों के लिए। और इसका क्या है, रेस्ट्रिक्ट्स लेगेसी क्रेडिट यूज, ठीक है, ओनली पोस्ट 2013 क्रेडिट्स, जितना क्रेडिट है उस हिसाब से आपको वर्क करना है, ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। सॉरी दोस्त। अब है हमारा, अब देखो, अब ये आपका लास्ट है क्लाइमेट फाइनेंस, इसके आगे हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो क्लाइमेट फाइनेंस क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज आर डिसअपॉइंटेड विद NCQG। मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपिंग कंट्रीज रूट गई थी भाई डेवलप्ड कंट्रीज से, कि आप डेवलप पहले से हो चुके हो, फिर भी आपका फंडिंग में इतना अच्छा हाथ क्यों नहीं है। अब ये हुआ था COP21 में। अब ये बताओ कि COP21 हुआ कहाँ था, ये हो चुका है अभी इसी लेक्चर में हमने 3-4 बार देखा COP21 कहाँ हुआ, बता दो, ठीक है। फॉर सेटिंग अ न्यू क्लाइमेट फाइनेंस गोल पोस्ट 2025 फॉर द अनमेट $100 बिलियन, जो कि 2009, अभी 2009 में इनका एक टारगेट सेट हुआ था, इसका मतलब कि $100 बिलियन इनको मिलना चाहिए, ताकि ये कुछ ना कुछ अपना अरेंजमेंट करके उस चीज के प्रोजेक्ट लाए, इनिशिएटिव लाए, या फिर एक कलेक्टिव गोल लाए, ताकि उससे अपना क्लाइमेट मिटिगेशन या फिर जो भी हो उसको अपना काम कर सके। अब आर्टिकल 9 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट मैंडेट्स डेवलप कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब इनका बनता था देना, ठीक है, अगर आपके पास पैसे है तो आपका देना बनता है, लेकिन आप दे रहे ही नहीं हो, तो वही बात हो गई। तो इसके लिए जो भी है डेवलपिंग कंट्रीज ये उनसे शिकायत कर रही है कि आपको देना चाहिए था जो कि आपने नहीं दिया। अब ये क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में जानते हैं कि ये लोकल, नेशनल और ट्रांसनेशनल, ठीक है, लोकल, नेशनल, ट्रांसनेशनल फंडिंग जो कि पब्लिक दे सकती है, प्राइवेट दे सकते हैं, और कोई भी अल्टरनेटिव सोर्स दे सकता है टू सपोर्ट क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड अडाप्टेशन। अब आगे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन मतलब UNFCCC यहाँ पे खड़ा मिलेगा, UNFCCC, ठीक है। अब की फैक्ट क्या है इसका, 90% जो है क्लाइमेट फाइनेंस गोल का वो UNDP बोलता है कि 90% जो क्लाइमेट फाइनेंस है वो मिटिगेशन एक्शन में जाता है। मिटिगेशन एक्शन मतलब उसको कंट्रोल करने के एक्शन में। और 94% अप्रोक्स एग्जिस्टिंग क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट इज इधर डेब्ट और इक्विटी, ठीक है, जैसे उधार लिया है या फिर किसी को देना था उसका शेयर, तो अप्रोक्स 94% के अराउंड वहां जाता है। ये है आपका क्लाइमेट फाइनेंस, और इसमें इतना कुछ खास दिया नहीं है। अब ये देखो लॉस एंड डैमेज फंड, ये कहाँ पे हुआ था, COP27 हेल्ड इन इजिप्ट, कहाँ, शर्म एल शेख में। फिर ऑपरेशनलाइज इन COP28 दुबई में, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज, वल्नरेबल कंट्रीज मतलब जिसके ऊपर कहते हैं ना एक खतरा मंडरा रहा है, ऐसा समझ लो, वही है आप अपने शब्दों में।
ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या है? कॉप 16 फॉर डेवलप्ड कंट्रीज टू मोबिलाइज यूएस $100 billion per year by 2020 to support developing country realize their NDC ambitions। देखो ये चीज आ गया, इसका मतलब ये है कि UNFCCC यही बोल रहा है कि एनडीसी में या फिर एनसीक्यूजी में आप अगर डेवलप कंट्रीज हो तो फिर आपको डेवलपिंग को देना चाहिए ताकि वो भी बढ़े और अपने आप को एनरिच करे। ठीक है। अडाप्टेशन फंड इस्टेब्लिश 2001 और ये क्योटो प्रोटोकॉल में आया था। 5% शेयर प्रोसीड करता है UNFCCC मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग। ठीक है। 6.4 इस्टेब्लिश कर रहा है इसको। अडाप्टेशन फंड हमने ऊपर देखा भी था। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो 2001 कॉप 7 में आया था और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड LDCF ये भी 2001 कॉप 7 में आया था। कहाँ पे आया था आप बताओगे मुझे, और आपको जैसे नहीं आ रहा ना, मेरा क्या है, मैं तो अभी आपको बता दूं कि कौन सा कहाँ पे आया, बट अगेन इट्स योर ड्यूटी टू लर्न एंड देन अर्न। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेड बाय ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। अब इसमें इतना ही था और ये तो छोटी सी न्यूज है, आप इसको देख सकते हो कि FRRD कहाँ पे हुआ था, कॉप 27 UNFCCC इजिप्ट में 2022 में। ठीक है। और इसको हेड करता है फिलीपींस। इसका पर्पस क्या है, डेवलपिंग कंट्री जो भी है कंपनसेट फॉर लॉस एंड डैमेजेस। ठीक है। इसका मतलब यही है। तो अब के लिए इतना ही, आज हम यहाँ पे एंड करते हैं अपना लेक्चर, लेकिन अगले में कोशिश पूरी ये रहेगी कि आपका क्लाइमेट चेंज हो जाए। देखो क्योंकि इसमें जो मेजर चीजें थी ना वो तो मैंने कवर करा लिया कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, फिर बाद में कॉप 29 इंडिया का क्या रोल रहा, सारी चीज कवर हो गई। और दोस्तों रिसेंटली ना अभी विजय बैच चालू हो रहा है सैटरडे यानी 15 फेब से, और इसमें मोर देन 100 लेक्चर्स आने वाले, शॉर्ट लेक्चर्स रहेंगे, मतलब 10 to 15 मिनट्स के अराउंड, जो कि आपके प्रीलिम्स के बूस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, कोई भी चीज रहेगी जो ऐसा लगता है कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है या फिर बहुत ज्यादा नीडेड है, उस चीज का हम लोग शॉर्ट वीडियो में बना रहे हैं और उसके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तर्क IAS PCS के। ठीक है। उसका लिंक मैं कमेंट में ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हो। और दोस्तों लगे रहो, मेहनत करते रहो, आप बहुत नजदीक हो। अगर आप यहाँ तक लेक्चर देखे हो ना, इसका मतलब आप बहुत नजदीक हो अपने सक्सेस के। ठीक है। और मेहनत करते रहो, कोई भी डाउट हो हमारी टीम आपके साथ खड़ी है, आप कभी भी पूछिए। ठीक है। ओके, ऑलराइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ। बाय।